बिजली के बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है ना? रोशनी, पंखे, कंप्यूटर, सब कुछ इसी पर तो निर्भर है। बिल्कुल। लेकिन कभी सोचा है कि ये बिजली, खासकर वो जो हमारे घरों के प्लग पॉइंट तक पहुंचती है, बनती कैसे है? अक्सर इसका सफर शुरू होता है एक घूमने वाली मशीन से। उसे हम कहते हैं एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। आज हम इसी दिलचस्प उपकरण की कार्यप्रणाली को, मतलब वो कैसे काम करता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ चित्र भी हैं जो इसकी बनावट और काम करने के तरीके को समझाते हैं। मकसद सीधा सा है, ये समझना कि कैसे सिर्फ किसी चीज को घुमाकर, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से, हम विद्युत ऊर्जा, और वो भी प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, कैसे पैदा कर सकते हैं। तो चलिए इस ऊर्जा के स्रोत की गहराई में उतरते हैं। इतनी बड़ी चीज को मुमकिन बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया की नींव, जैसा आपने कहा, वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत बस इतना बताता है कि अगर चुंबक और तार की कुंडली, इनके बीच कोई हरकत हो, मतलब सापेक्ष गति हो, तो बिजली पैदा हो सकती है। अगर चुंबकीय माहौल बदल रहा है तो समझ लीजिए बिजली पैदा होगी। यही है इस जनित्र का, आप कह सकते हैं, दिल। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये एसी जनित्र आखिर है क्या चीज? हाँ, तो देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा यंत्र है, एक मशीन, जो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी किसी चीज के घूमने की ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और खास बात यह है कि ये उस तरह की बिजली बनाता है जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। एसी मतलब जो अपनी दिशा बदलती रहती है? हाँ बिल्कुल, एक लहर की तरह जो लगातार अपनी दिशा बदलती है, ऊपर नीचे, आगे पीछे। और आपने वो सिद्धांत बताया, हम्म। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, वो यहाँ कैसे काम आता है? देखिए, सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप एक बंद तार की कुंडली लें, मतलब एक कॉइल, हम्म। और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र को बदलें, या फिर कुंडली को ही चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमाएं कि उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय प्रभाव है, जिसे हम तकनीकी तौर पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, वो बदले, तो उस कुंडली में एक वोल्टेज प्रेरित हो जाता है अपने आप। इसे कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। वोल्टेज प्रेरित होता है? हाँ, और अगर कुंडली का सर्किट पूरा है, मतलब तार कहीं से टूटा नहीं है, दोनों सिरे जुड़े हैं, तो इस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट भी बहने लगता है। करंट मतलब प्रेरित धारा? हाँ, प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट। सोचिए, जैसे जैसे पानी के पाइप में प्रेशर बदलने से पानी बहने लगता है ना, हाँ। बस कुछ वैसा ही चुंबकीय माहौल बदलने से तार में करंट दौड़ने लगता है। वाह, ये तो कमाल का सिद्धांत है। मतलब बस चुंबक और तार की थोड़ी लुका छिपी और बिजली तैयार। लेकिन ये धारा, ये किस दिशा में बहेगी, इसका भी कोई नियम होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, भौतिकी में हर चीज के नियम होते हैं। इसके लिए भी हैं, जैसे फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है या लेंस का नियम है। ये नियम हमें ठीक ठीक बताते हैं कि कुंडली किस तरफ घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तो उस हिसाब से प्रेरित धारा किस तरफ बहेगी। एसी जनित्र इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, सिद्धांत तो अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब जरा देखते हैं कि जनित्र असल में दिखता कैसा है, बना कैसे होता है। हमारे पास जो चित्र है, चित्र 4.12, उसमें इसके कुछ मुख्य हिस्से दिख रहे हैं। पहला तो है ये शक्तिशाली चुंबक, दो बड़े बड़े। हाँ, उसे कहते हैं क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट। आमतौर पर ये दो मजबूत चुंबकीय ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी N और एक दक्षिणी S। इनका काम है एक शक्तिशाली और जहां तक हो सके एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाना, जिसके अंदर वो कुंडली, आर्मेचर, घूमेगी। आपने ध्यान दिया होगा, इनके सिरे अक्सर थोड़े अंदर की ओर मुड़े हुए हैं, मतलब अवतल होते हैं। हाँ, देखा मैंने। क्यों? ताकि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा केंद्रित रहे, कुंडली के पास ज्यादा शक्तिशाली और एक समान हो। अच्छा। और बीच में वो आयताकार घूमने वाली चीज कुंडली जैसी लग रही है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। हाँ, वो है आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कॉइल। ABCD लिखा है ना उस पर। हाँ, ये असल में नर्म लोहे के एक कोर पर, मतलब एक आधार पर, तांबे के इंसुलेटेड तार को कई बार लपेटकर बनाई जाती है। इंसुलेटेड तार, मतलब जिस पर परत चढ़ी हो। हाँ, ताकि करंट सीधे तार के अंदर ही बहे, आपस में फेरों में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। यही वो हिस्सा है जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमता है और इसी में बिजली पैदा होती है। इसे घुमाने के लिए ही बाहर से यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ती है, जैसे किसी टरबाइन से जोड़ दिया। अच्छा, तो कुंडली घूमी, उसमें बिजली बनी, लेकिन ये बिजली बाहर कैसे आएगी? मतलब हमारे बल्ब तक कैसे पहुंचेगी?
चित्र में वो दो गोल छल्ले और कुछ पत्तियां भी दिख रही हैं। C1, C2 और B1, B2 लिखा है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जो दो पूरे धातु के छल्ले दिख रहे हैं ना, रिंग्स, हाँ। उन्हें कहते हैं सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स, C1 और C2। कुंडली के तार के जो दो सिरे होते हैं वो अलग-अलग इन छल्लों से जुड़े होते हैं। एक सिरा C1 से, दूसरा C2 से। और जब कुंडली घूमती है तो ये छल्ले भी उसके साथ टिक 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 घूमते हैं। अच्छा, ये भी घूमते हैं। और वो पत्तियां B1, B2, वो तो स्थिर लग रही हैं। हाँ, वो स्थिर रहती हैं। उन्हें कहते हैं ब्रश। ब्रशेस B1 और B2। ये आमतौर पर कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं और नरम भी होते हैं ताकि घूमने वाले छल्लों को ज्यादा घिसे नहीं। ये ब्रश अपनी जगह पर टिके रहते हैं, लेकिन घूमते हुए सर्पी वलयों को लगातार छूते रहते हैं, हल्का सा दबा के रखते हैं उन्हें। तो मतलब ब्रश छल्लों से रगड़ते रहते हैं। हाँ, एक तरह से। और इन्हीं ब्रशों से फिर हम तार जोड़कर कुंडली में पैदा हुई बिजली को बाहर ले जाते हैं, बाहरी सर्किट में, जैसे किसी बल्ब तक या आगे जहां भी इस्तेमाल करना हो। समझ गई। तो ये घूमने वाली कुंडली से बिजली को बाहर स्थिर तारों तक पहुंचाने का एक स्मार्ट तरीका है। सर्पी वलय घूमते हैं, ब्रश स्थिर रहकर उनसे करंट ले लेते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और एसी जनत्र में इन सर्पी वलयों का होना ही सबसे खास बात है। ये पूरे छल्ले होते हैं, कहीं से कटे हुए नहीं। पूरे छल्ले, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कुंडली चाहे घूमकर किसी भी पोजीशन में आ जाए, हर ब्रश का संपर्क अपने वाले छल्ले से हमेशा बना रहता है। कनेक्शन टूटता नहीं। यही चीज ये पक्का करती है कि हमें बाहर जो करंट मिले वो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी हो। अच्छा, अगर ये छल्ले अलग तरह के होते तो? हाँ, अगर यहाँ स्प्लिट रिंग होते, मतलब बीच से कटे हुए छल्ले, जैसा कि डीसी जनित्र में होता है, तो वो हर आधे चक्कर में कनेक्शन को उलट देते। उससे बाहर मिलने वाली धारा एक ही दिशा में रहती, यानी डायरेक्ट करंट डीसी बन जाती। लेकिन सर्पी वलय ऐसा नहीं करते। वो धारा को ठीक वैसे का वैसा बाहर आने देते हैं जैसी वो कुंडली में पैदा हो रही है, यानी बदलती दिशा वाली एसी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अहम जानकारी निकली। मतलब ये सर्पी वाला ही एसी की असली कुंजी है। हाँ, कह सकते हैं। चलिए अब सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। ये सब मिलकर चुंबक, कुंडली, सर्पी वलय, ब्रश, ये काम कैसे करते हैं? जब वो कुंडली ABCD उन चुंबकों N और S के बीच घूमती है तो असल में होता क्या है? हाँ, तो कल्पना कीजिए कुंडली ने घूमना शुरू किया। ठीक, मान लीजिए कुंडली की एक भुजा, जैसे AB वाली, ऊपर की तरफ उठ रही है। ठीक है, AB ऊपर जा रही है। और उसी समय जो दूसरी तरफ की भुजा है CD वाली, वो नीचे की तरफ जा रही है। AB ऊपर, CD नीचे। ठीक है। अब ये दोनों भुजाएं क्या कर रही हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, जो N से S की तरफ जा रही हैं, उनको काट रही हैं। हाँ, काट रही हैं। बस जैसे ही तार चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, या यूं कहें कि तार से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, बिजली पैदा होने लगती है। अब यहाँ काम आता है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। हाँ, वो नियम जो दिशा बताता है। कैसे कैसे लगाएंगे उसे यहाँ? देखिए, फ्लेमिंग का नियम कहता है अपना दाहिना हाथ फैलाइए, अंगूठा, पहली उंगली तर्जनी और बीच की उंगली मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखिए 90 डिग्री पर। ठीक है, कर लिया? अब अगर तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाए N से S की तरफ, और अंगूठा तार के चलने की दिशा बताए, जैसे भुजा AB के लिए ऊपर की ओर, तो जो बीच वाली उंगली है वो प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। अच्छा, तो इस केस में AB ऊपर जा रही, CD नीचे, तो धारा किधर बहेगी? तो इस नियम से पता चलेगा कि भुजा AB में धारा एक दिशा में जाएगी, मान लीजिए A से B, और भुजा CD में विपरीत दिशा में C से D। तो पूरी कुंडली में धारा एक रास्ते पर बहने लगेगी, मान लीजिए A से B, फिर B से C, फिर C से D, यानी ABCD दिशा में। और ये धारा फिर सर्पी वलय C1 और C2 से होते हुए ब्रश B1 और B2 के जरिए बाहरी सर्किट में चली जाएगी। मान लीजिए B1 से बाहर निकली और B2 से वापस आई। समझ गई। तो पहले आधे चक्कर में करंट बहा ABCD दिशा में और बाहर सर्किट में भी चला गया। अब कुंडली तो रुकी नहीं, वो तो घूमती जा रही है। आगे क्या होगा? सही कहा, कुंडली घूमती जा रही है। जैसे ही वो आधा चक्कर पूरा करती है, मतलब 180 डिग्री घूम जाती है, स्थिति पलट जाती है। पलट जाती है? कैसे? अब जो भुजा AB पहले ऊपर जा रही थी, वो घूमकर नीचे की तरफ जाने लगती है, और जो भुजा CD पहले नीचे जा रही थी, वो अब ऊपर की तरफ आने लगती है। ओह,
जगह बदल गई। हाँ, जगह बदल गई। भुजाएं अभी भी चुंबकीय क्षेत्र को काट रही हैं, तो धारा तो अभी भी पैदा होगी, लेकिन अब उनके घूमने की दिशा बदल गई है। ए बी नीचे जा रही, सी डी ऊपर, तो क्या धारा की दिशा भी? बिल्कुल, आपने एकदम सही सोचा। अब अगर आप फिर से फ्लेमिंग का वही दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा गति की दिशा में, तो आप पाएंगे कि क्योंकि भुजाओं की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से उलट गई है। तो बीच वाली उंगली यानी धारा की दिशा भी उलट जाएगी। एकदम। अब भुजा ए बी में धारा बी से ए की तरफ बहेगी और सी डी में डी से सी की तरफ। तो पूरी कुंडली में धारा अब उल्टी दिशा में बहेगी, यानी डी सी बी ए दिशा में। अरे वाह, पहले ए बी सी डी, अब डी सी बी ए। तो हर आधे चक्कर में करंट अपनी दिशा बदल लेता है, पलट जाता है। हाँ, इसीलिए इसे प्रत्यावर्ती या ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये तो नाम के बिल्कुल अनुरूप निकला। हाँ जी, यही इसका सार है। कुंडली लगातार घूम रही है, तो उसमें पैदा होने वाली धारा की दिशा भी लगातार हर आधे चक्कर के बाद पलटती रहती है। और क्योंकि हमारे पास सर्पी वलय और ब्रश का सिस्टम है, जो इस बदलती हुई धारा को बिना सीधा किए जैसा है वैसा ही बाहरी सर्किट तक पहुंचाता है। तो हमें बाहर भी प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी ही मिलती है। वाह! हाँ, बाहरी सर्किट में करंट पहले एक दिशा में बहता है, जैसे B1 से B2, फिर अगले आधे चक्कर में दूसरी दिशा में, B2 से B1, फिर वापस पहली दिशा में। और ये सिलसिला टकाटक चलता रहता है जब तक कुंडली घूम रही है। तो ये जो हमारे घरों में एसी पावर आती है 220 वोल्ट वाली, वो असल में इसी तरह लगातार अपनी दिशा बदल रही होती है, 1 सेकंड में कई बार। हाँ, भारत में मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब है कि करंट 1 सेकंड में 50 बार अपना पूरा चक्कर पूरा करता है, यानी 100 बार अपनी दिशा बदलता है, आगे पीछे 100 बार हर सेकंड। इतनी तेजी से, तभी हमें पता नहीं चलता, बल्ब तो लगातार जलता हुआ ही दिखता है। हाँ, हमारी आंखें और ज्यादातर उपकरण इस तेज बदलाव को पकड़ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि बिजली लगातार आ रही है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, दुनिया भर के जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो कोयले से बिजली बना रहे हों या पानी के बांध से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक या परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर पावर, या आजकल पवन चक्कियों से, विंड टर्बाइन्स, उन सबका अंतिम काम जानते हैं क्या होता है? क्या? किसी न किसी तरीके से एक बड़ी सी टरबाइन को घुमाना, भाप से, पानी से, हवा से। हाँ, टरबाइन घूमती है। और वो टरबाइन फिर एक ऐसे ही लेकिन बहुत बहुत विशालकाय एसी जनरेटर को घुमाती है। सिद्धांत बिल्कुल यही रहता है, घूमती कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बस हर चीज का आकार और ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब पूरी कहानी को अगर मैं समेटूं तो ये हुआ, हमने बाहर से ताकत लगाई, यांत्रिक ऊर्जा दी, जिससे कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमी। सही, घूमने से कुंडली से जुड़ा चुंबकीय प्रभाव यानी फ्लक्स। हाँ, इस बदलाव ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार कुंडली में वोल्टेज यानी ईएमएफ और करंट पैदा किया। बिल्कुल। और क्योंकि कुंडली के घूमने का तरीका ऐसा है कि हर आधे चक्कर में तार की गति की दिशा पलटती है, इसलिए पैदा होने वाले करंट की दिशा भी पलटती रहती है। हाँ, और सर्पी वलय और ब्रश की मदद से यही बदलती दिशा वाली धारा यानी एसी हमें बाहरी सर्किट में मिल जाती है ना कमाल की प्रक्रिया? एक घूमने वाली मशीन से बिजली। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। एक दिखने में सरल लेकिन कितना शक्तिशाली सिद्धांत है जो हमारे आज के आधुनिक जीवन की नींव रखता है ना? हमने देखा कि मुख्य घटक क्या है, वो घूमने वाली आर्मेचर कुंडली, वो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और बहुत महत्वपूर्ण वो सर्पी वलय और ब्रश का जोड़ा जो इस पैदा हुई एसी को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। ये सब जानना वाकई में ज्ञान बढ़ाने वाला है।